नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। ज्योग्राफी सीरीज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम ज्योग्राफी के अंदर बहुत ही शानदार टॉपिक आपके सामने लेके आए हैं। लास्ट क्लास में दोस्तों हमने लास्ट लेक्चर में हमने जो जिक्र किया था उसमें हमने हिमालय पर्वतमाला के बारे में पढ़ा था। हिमालय पर्वतमाला से संबंधित जितने भी प्रश्न थे वो सारे क्लियर किए थे। आज हम इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर अरावली पर्वतमाला के बारे में पढ़ेंगे। अरावली पर्वतमाला से संबंधित जितने भी पॉइंट निकलते सभी पॉइंटों को मैं आपके सामने खोल के रख दूंगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। एक एक पॉइंट अरावली पर्वतमाला के बारे में पढ़ेंगे, कोई भी पॉइंट नहीं छूटने देंगे। चाहे छोटा सा छोटा एग्जाम हो, चाहे बड़े से बड़ा एग्जाम हो, सभी के अंदर अरावली पर्वतमाला का जो भी पॉइंट आता है वो आज हम इसके अंदर पढ़ेंगे इस लेक्चर में। और अरावली पर्वतमाला के बाद में दोस्तों हम विंध्याचल पर्वतमाला के बारे में बात करेंगे। विंध्याचल पर्वतमाला के बारे में, सतपुड़ा पर्वतमाला के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम आपको विशेष रूप से इस लेक्चर में, इस वीडियो में तीन पर्वतमालाओं के तीन जो माउंटेन रेंज हैं उनके बारे में बताएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पास में है अरावली, सेकंड अपने पास में है दोस्तों विंध्याचल और थर्ड अपने पास में सतपुड़ा। आज मैं आपको बताऊंगा कि विंध्याचल और सतपुड़ा कौन से पर्वत का एग्जाम्पल है और अरावली पर्वत का निर्माण कैसे हुआ है। आज मैं आपके सामने बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही जबरदस्त तरीके से ये चीजें बताऊंगा। जैसा कि दोस्तों हमने पिछली वीडियो के अंदर, पिछले लेक्चर में बताया था कि पृथ्वी के ऊपर जो अपना भारतीय भूभाग है, इसके ऊपर, भारत की धरती के ऊपर 10.6% हिस्से के ऊपर पर्वत मिलते हैं। भारत की जो धरती है उसके 10.6% हिस्से के ऊपर क्या मिलते हैं? पर्वत। और उन्हीं पर्वतों में से कुछ हिस्सेदारी अरावली पर्वतमाला की भी है। तो आज हम सबसे पहले जो जिक्र करेंगे ना दोस्तों, सबसे पहले जो जिक्र करेंगे, जिस पर्वत का जिक्र करेंगे, तो सबसे पहले अपने पास में नाम आता है अरावली पर्वतमाला का। अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला। सबसे पहला क्वेश्चन तो क्या बनेगा कि अरावली पर्वत का निर्माण ही कैसे हुआ है, या अरावली पर्वत कौन से पर्वत का एग्जाम्पल है, समझने की आप कोशिश कीजिएगा। अरावली पर्वत दोस्तों एक अवशिष्ट पर्वत का एग्जाम्पल है। अवशिष्ट पर्वत मतलब एक रेजिडुअल माउंटेन का एग्जाम्पल है। ये जो अरावली पर्वत है ना, ये एक दोस्तों रेजिडुअल माउंटेन अथवा अवशिष्ट पर्वत का एग्जाम्पल है। अरावली पर्वतमाला रेजिडुअल पर्वत अथवा अवशिष्ट पर्वत का एग्जाम्पल है। अब रेजिडुअल पर्वत या अवशिष्ट पर्वत जो होते हैं दोस्तों, बनते ही कैसे, उनका निर्माण ही कैसे होता है, वो पर्वतमालाएं बनी ही कैसे हैं, या रेजिडुअल माउंटेन क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे बता दूं, यह विश्व की सबसे पुरानी पर्वतमाला है। वर्ल्ड की जो सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है, विश्व की जो ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है, विश्व की सबसे पुरानी जो पर्वतमाला है, उसका नाम दोस्तों अरावली पर्वतमाला है। और इस अरावली पर्वतमाला का यदि जिक्र करें तो यह एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अब अवशिष्ट पर्वत बनते ही कैसे हैं भाई, मान लीजिए अपने पास में यहां पर कोई भी एक मूल पर्वत खड़ा है, यहां पर कोई भी एक मूल पर्वत खड़ा है, मेजर माउंटेन खड़ा है, कोई भी महत्वपूर्ण पर्वत खड़ा है। लेकिन किसी भी कारण से ना दोस्तों, किसी भी कारणवश इस पर्वत की ऊंचाई कम हो जाती है। किसी भी कारणवश इस पर्वत की ऊंचाई कुछ सालों के अंदर घट के कम हो जाती है। तो जो पर्वत जो ऊंचाई घटने के बाद में जो पर्वत बनता है ना, वही पर्वत अवशिष्ट पर्वत का एग्जाम्पल होता है दोस्तों, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण होता है। कहने का मतलब अवशिष्ट पर्वत क्या होते हैं, इसके डेफिनेशन का यदि जिक्र करें तो अवशिष्ट पर्वत क्या होते हैं? मूल पर्वतों के अपरदन के फलस्वरूप, मूल पर्वतों के अपरदन के फलस्वरूप जो नए पर्वत बनते हैं उन्हें ही हम अवशिष्ट पर्वत के नाम से जानते हैं। कोई भी एक मेजर माउंटेन था, मूल पर्वत था, किसी भी कारण से उसकी हाइट में कमी आ जाती है, उसकी हाइट घट जाती है, और घटने के बाद में जो पर्वत बचता है वही पर्वत अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण होता है, रेजिडुअल माउंटेन का एग्जाम्पल होता है। अब ऊंचाई में दोस्तों कमी कैसे आ गई होगी? तो बहुत ज्यादा जब वर्षा होती है किसी स्थान के ऊपर, तो वर्षा के साथ में जो पानी बह के चलता है उसने पहाड़ की कटाई की होगी, जिसके कारण पहाड़ की हाइट घट गई होगी। दूसरा, जब किसी पहाड़ के ऊपर सूर्य का अत्यधिक तापमान पड़ता है, सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो अत्यधिक टेम्परेचर होने के कारण पहाड़ के जो पत्थर होते हैं ना, वो छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाते हैं।
हैं। और जब छोटे छोटे हिस्सों के अंदर वो पहाड़ के पत्थर टूटे होंगे, हवा पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम चली होगी, तो हवा ने वो एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर शिफ्ट कर दिए होंगे। तो इस पर्वत की ऊंचाई घट गई होगी, और जैसे इस पर्वत की ऊंचाई घटी, यही पर्वत कौन से पर्वत का एग्जाम्पल बन गया? तो दोस्तों लाडलो आप बता देना, अवशिष्ट पर्वत का एग्जाम्पल बन गया, अवशिष्ट पर्वत का एग्जाम्पल बन गया। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त पर्सन है, बहुत ही शानदार टॉपिक है। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आप अपने वीडियो अच्छी लगे तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना। आप अपने दोस्तों से बोले कि वो हमारे साथ में जुड़े और बेहतरीन तरीके से लाजवाब तैयारी करें। तो मैं आपसे बता दूं, ये ध्यान रखिएगा, यह एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, एक मूल पर्वत का उदाहरण है। और यह अवशिष्ट पर्वत होते क्या है वो भी हमने बता दिया, कैसे अवशिष्ट पर्वत बनते हैं। जैसे दोस्तों आज हिमालय है, और हिमालय की सर्वोच्च चोटी जिसका नाम माउंट एवरेस्ट है, हिमालय जिसकी सर्वोच्च चोटी जिसका नाम माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में है। हिमालय का यदि जिक्र किया जाए तो वो हिमालय जिसकी सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट जो नेपाल के अंदर है, माउंट एवरेस्ट जो नेपाल के अंदर, आज उसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है। लेकिन किसी कारण से शताब्दियों के बाद उसकी ऊंचाई 7,000 मीटर हो जाए, तो आज जो हिमालय वलित पर्वत का फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है ना, वहीं हिमालय शताब्दियों के बाद में अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण हो जाएगा, यदि हिमालय की हाइट घट जाएगी तो ध्यान रखना, मूल पर्वतों के अपरदन के फलस्वरूप जो नए पर्वत बनते हैं, वहीं पर्वत अवशिष्ट पर्वत के रूप में जाने जाते हैं। वहीं पर्वत अपने पास में क्या होते हैं? अवशिष्ट पर्वत होते हैं। तो याद रखिएगा, अरावली पर्वतमाला एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, एग्जाम्पल है, रेजिडुअल माउंटेन का एग्जाम्पल है। बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे, आज तक आपको किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, इतने शानदार तरीके से हम पढ़ेंगे। तो अरावली पर्वतमाला के बारे में अध्ययन करना है तो हम एक उत्तर भारत का छोटा सा मैप बना लेते हैं, और उस मैप के अंदर ही हम अरावली पर्वतमाला के बारे में जिक्र करेंगे। प्यारे साथियों, हम मान लेते हैं कि अपने पास में ऐसा एक उत्तर भारत है, नॉर्थ इंडिया है ऐसा अपने पास में, और इस नॉर्थ इंडिया के अंदर एक मेजर माउंटेन पड़ता है जो विश्व का सबसे पुराना माउंटेन रेंज है, जिसका नाम अरावली है। यहां पर दोस्तों अपने पास में ना, यहां पर अपने पास में एक पर्वतमाला फैली है, और वो पर्वतमाला जिसका नाम क्या है? तो आप बताएंगे अरावली पर्वतमाला। ये अरावली पर्वतमाला जिसकी लंबाई का जिक्र करें तो सभी बुकों के अंदर इसकी लंबाई अलग अलग मिलती है, लेकिन बड़े लेवल की बुकों का यदि जिक्र किया जाए तो इस अरावली पर्वतमाला की लंबाई लगभग 560 से लेकर 720 किलोमीटर तक मिलती है। ध्यान रखिएगा, 560 किलोमीटर से लेकर 720 किलोमीटर तक अरावली पर्वतमाला की लंबाई मिलती है। अलग अलग बुकों के अंदर अलग अलग डाटा है, गूगल पे अलग डाटा है, तो मैंने जो भी डाटा था वो क्लियर करके आपसे बता दिया है कि इसकी लंबाई 560 से लेकर 720 किलोमीटर तक इसकी लंबाई मिलती है। दोस्तों ये जो अरावली माउंटेन रेंज है, ये जो अरावली पर्वतमाला है, ये जो अरावली माउंटेन रेंज है, अरावली पर्वतमाला है जो गुजरात के पालनपुर से शुरू होती है, जो गुजरात के पालनपुर से शुरू होती है, और दोस्तों जो JNU दिल्ली तक फैली है। अरावली पर्वतमाला जो गुजरात के पालनपुर से शुरू होती है, जो JNU दिल्ली तक फैली है। लेकिन प्यारे साथियों, ये अरावली पर्वतमाला, इसका निर्माण हुआ ही कब था? तो इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। प्री कैम्ब्रियन काल में इसका निर्माण, प्री कैम्ब्रियन काल में आज से 600 से 570 मिलियन वर्ष पहले हुआ था। प्यारे साथियों, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। अरावली पर्वतमाला जिसका निर्माण आज से लगभग 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व अरावली पर्वतमाला का निर्माण हुआ था। अरावली पर्वतमाला का निर्माण दोस्तों प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। अरावली पर्वतमाला जो गुजरात के पालनपुर से स्टार्ट होती है, जो JNU दिल्ली तक फैली है, जिसकी लंबाई का जिक्र करें तो 560 से लेकर 720 किलोमीटर तक जिसकी लंबाई है अरावली पर्वतमाला की। लेकिन प्यारे साथियों, ये जो अरावली पर्वतमाला है, प्यारे दोस्तों, प्यारे लाडलो, ये जो अरावली पर्वतमाला है, इस अरावली पर्वतमाला का गर्भगृह किसे कहते हैं? तो अरावली पर्वतमाला का गर्भगृह के नाम से अरब सागर को जानते हैं दोस्तों। अरब सागर को अरावली पर्वतमाला का गर्भगृह कहा जाता है। ये जो अरावली पर्वतमाला है, ये भारत के 5 राज्यों में फैली है। ये अरावली पर्वतमाला जो दोस्तों फैली है सब गुजरात में,
जो दोस्तों फैली है राजस्थान में, जो दोस्तों फैली है हरियाणा में, जो दोस्तों फैली है पंजाब में, और जो दोस्तों फैली है दिल्ली के अंदर। बहुत शानदार क्वेश्चन है। अरावली पर्वतमाला जो गुजरात में फैली है, राजस्थान में फैली है, पंजाब में फैली है, हरियाणा में फैली है और दिल्ली में फैली है। लेकिन ये जो अरावली पर्वतमाला है जो सर्वाधिक मात्रा में राजस्थान में फैली है, ये जो अरावली पर्वतमाला है जो सर्वाधिक मात्रा में राजस्थान में फैली है, तो राजस्थान के अंदर इस अरावली पर्वतमाला को स्थानीय भाषा में किस नाम से जानते हैं? तो आप बता देना दोस्तों। आड़ा वाला पर्वत। राजस्थान के अंदर इस अरावली पर्वतमाला को स्थानीय भाषा में किस नाम से जानते हैं? आड़ा वाला पर्वत भी कहा जाता है। आड़ा वाला पर्वत के नाम से इसे राजस्थान के अंदर जानते हैं। लेकिन मैं इसी के साथ में आपसे बता दूं कि ये जो अरावली पर्वतमाला है, ये अरावली पर्वतमाला दोस्तों राजस्थान के, ये अरावली पर्वतमाला जो राजस्थान के लगभग 9.5% हिस्से के ऊपर फैली है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अरावली पर्वतमाला जो राजस्थान के 9.5% हिस्से के ऊपर फैली है। प्यारे साथियों, इसी के साथ में एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आता है। राजस्थान के अंदर जितनी पॉपुलेशन निवास करती है, राजस्थान के अंदर जितनी जनसंख्या निवास करती है, उस जनसंख्या का लगभग 10%, राजस्थान के अंदर जितनी जनसंख्या निवास करती है उस पॉपुलेशन का, उस जनसंख्या का लगभग 10% जनसंख्या कौन सी पर्वतमाला के पास में रहती है? तो आप बताएंगे दोस्तों, अरावली पर्वतमाला के पास में। अरावली पर्वतमाला जो राजस्थान के लगभग 9.5% हिस्से के ऊपर फैली है। अरावली पर्वतमाला जो जिसके आसपास राजस्थान की 10% जनसंख्या निवास करती है, और ये अरावली पर्वतमाला जिसके आसपास सर्वाधिक भील जनजाति रहती है। अरावली पर्वतमाला जिसके आसपास सबसे ज्यादा मात्रा में यदि देखा जाए तो सबसे ज्यादा मात्रा में अरावली पर्वतमाला के आसपास भील जनजाति निवास करती है। दोस्तों, भील जनजाति निवास करती है, ध्यान रखिएगा। प्यारे साथियों, एक बार बोर्ड को मैं साफ कर रहा हूं। जो पॉइंट नहीं लिखे हैं वो वीडियो को आप बैक करके लिख लीजिए। बहुत जबरदस्त तरीके से हम पढ़ रहे हैं। अरावली पर्वतमाला जिसके आसपास भील जनजाति निवास करती है। इस अरावली पर्वतमाला को साथियों 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। इस अरावली पर्वतमाला को 3 हिस्सों में बांटा गया है। एक हिस्सा जो भाई साहब उदयपुर के आसपास का है, और उदयपुर के आसपास के हिस्से को किस नाम से जानते हैं? तो आप बता देना, जग्गा रेंज के नाम से, जग्गा श्रेणी के नाम से जाना जाता है। एक हिस्सा इसका अलवर रेंज के नाम से जाना जाता है, अलवर श्रेणी के नाम से। लेकिन अलवर के आसपास में जो पहाड़ियां फैली है, उन पहाड़ियों को, अरावली की उन पहाड़ियों को किस नाम से जानते हैं? हर्षनाथ श्रेणी के नाम से जानते हैं। एक हिस्सा अरावली का दिल्ली श्रेणी के नाम से जाना जाता है, दिल्ली, और दिल्ली श्रेणी के आसपास में जो पहाड़ियां फैली हैं उन्हें दिल्ली रिज के नाम से जाना जाता है। बहुत जबरदस्त पर्सन है कि अरावली पर्वतमाला जिसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, 3 हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें एक उदयपुर के निकट जग्गा श्रेणी के नाम से, अलवर के निकट हर्षनाथ श्रेणी के नाम से, और दिल्ली के निकट दिल्ली रिज के नाम से जाना जाता है। प्यारे साथियों, अरावली पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो अरावली पर्वतमाला जिसका सर्वोच्च शिखर है दोस्तों गुरु शिखर, और ये गुरु शिखर जिसका ऊंचाई 1722 मीटर है, 1722 मीटर। ये अरावली पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर है। अरावली पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर देखें तो गुरु शिखर जिसका ऊंचाई कितना है? 722 मीटर। ये गुरु शिखर कहां पर पड़ता है? तो आप बता देना दोस्तों, माउंट आबू में पड़ता है, माउंट आबू में। लेकिन माउंट आबू जो राजस्थान है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? तो आप बता देना, राजस्थान के सिरोही जिले में। राजस्थान का सिरोही जिला जहां पर माउंट आबू पड़ता है, माउंट आबू नामक स्थान, वहीं पर अरावली का सर्वोच्च शिखर है जिसका नाम गुरु शिखर है। और गुरु शिखर जिसकी ऊंचाई दोस्तों 1722 मीटर है, 1722 मीटर। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि अरावली का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है। लेकिन दोस्तों, गुरु शिखर जो 1722 मीटर ऊंचा है, लेकिन अरावली की औसत ऊंचाई क्या है? अरावली की एवरेज हाइट क्या है? तो अरावली की यदि एवरेज हाइट के बारे में जिक्र करें तो दोस्तों अरावली की औसत ऊंचाई कितना है? तो आप बता देना
300 से 920 मीटर ये अरावली की औसत ऊंचाई है। और अरावली की औसत ऊंचाई जैसे हमने पढ़ा था कि हिमालय की औसत ऊंचाई 6000 मीटर है, ऐसे ही प्यारे साथियों अरावली की औसत ऊंचाई का जिक्र करें तो 300 से 920 मीटर अरावली की औसत ऊंचाई है। लेकिन प्यारे साथियों इसी के साथ में मैं आपसे बता दूं, अरावली का सर्वोच्च शिखर तो हमने पढ़ लिया, गुरु शिखर है। औसत औसत ऊंचाई पढ़ ली हमने, गुरु शिखर की ऊंचाई देख ली हमने 1722 मीटर है। गुरु शिखर माउंट आबू में है, माउंट आबू जो राजस्थान के सिरोही डिस्ट्रिक्ट में है। लेकिन अब क्वेश्चन आता है, इस माउंट आबू के अंदर ना एक मंदिर भी पड़ता है दोस्तों, दिलवाड़ा का मंदिर, दिलवाड़ा का मंदिर। और दोस्तों ये दिलवाड़ा का जो मंदिर है ना, ये दिलवाड़ा का मंदिर कौन से धर्म से रिलेटेड है तो आप बता देना, जैन धर्म से रिलेटेड है साथियों, जैन धर्म से। दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू के अंदर ही पड़ता है। और जैन धर्म में कितने तीर्थकर हुए हैं तो आप बता देना, 24 तीर्थकर हुए हैं। और लास्ट में शायद भगवान महावीर हुआ करते थे। लास्ट में ये आप हिस्ट्री के अंदर चीजें पढ़ेंगे और ये आप एक बार क्लियर कर लेना, भगवान महावीर थे या कोई और हुआ करते थे। लेकिन याद रखना दिलवाड़ा का जैन मंदिर राजस्थान के माउंट आबू में पड़ता है। लेकिन प्यारे साथियों इसी के साथ में मैं आपसे बता दूं कि दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में जो अरावली की पहाड़ियां फैली हैं, दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में, दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में जो अरावली की पहाड़ियां फैली है, उन पहाड़ियों को रायसीना हिल्स के नाम से जानते हैं। दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में जो पहाड़ियां फैली है, उन पहाड़ियों को रायसीना हिल्स के नाम से जानते हैं। ये रायसीना हिल्स जो अरावली माउंटेन रेंज का हिस्सा है। लेकिन रायसीना हिल्स अपने आप में फेमस क्यों है, क्या कारण है रायसीना हिल्स का? तो इन रायसीना हिल्स के ऊपर ही दोस्तों भारत का राष्ट्रपति भवन स्थित है, जो भारत का सबसे बड़ा भवन है, जिसके अंदर 340 कमरे हैं, जिसके डिजाइनर एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर हुआ करते थे। अरे भारत का सबसे बड़ा भवन, अरे दोस्तों भारत का सबसे बड़ा भवन राष्ट्रपति भवन, जिसमें 340 कमरे हैं। और जो राष्ट्रपति भवन रायसीना हिल्स के ऊपर है, और रायसीना हिल्स जो अरावली का हिस्सा है साथियों, अरावली का हिस्सा है। और मैं आपसे बता दूं कि वर्तमान में दोस्तों राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू, भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, जिसका निवास स्थान राष्ट्रपति भवन है, जो रायसीना हिल्स पर है, जो अरावली का हिस्सा है, जो एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेजिडुअल माउंटेन। ध्यान रखिएगा ये चीजें। उसके बाद में इस राष्ट्रपति भवन के डिजाइनर भी ध्यान रखिएगा, सर एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर राष्ट्रपति भवन के डिजाइनर है। प्यारे साथियों की ये जो अरावली पर्वतमाला है, इस अरावली पर्वतमाला में कौन सी चट्टानें मिलती हैं तो आप बता देना, क्वार्ट्ज चट्टानें मिलती है, क्वार्ट्ज रॉक्स मिलती है, क्वार्ट्ज चट्टानें। अरावली पर्वतमाला का निर्माण क्वार्ट्ज चट्टानों के कारण हुआ है। ये अरावली पर्वतमाला जिसमें सबसे ज्यादा खनिज कौन सा मिलता है, अरावली पर्वतमाला जिसमें सबसे ज्यादा मिनरल्स कौन सा मिलता है तो तांबा, तांबा, सीसा, तांबा, सीसा, जस्ता, ये अरावली पर्वतमाला में सर्वाधिक मात्रा में मिलने वाला खनिज है। अरावली पर्वतमाला में सर्वाधिक यदि खनिज देखे कौन सा मिलता है तो आप बता देना भाई साहब, तांबा, सीसा, जस्ता अरावली पर्वतमाला में सर्वाधिक मात्रा में खनिज मिलता है। उसके बाद में प्यारे साथियों राजस्थान के अंदर इस अरावली पर्वतमाला में महत्वपूर्ण 3 दर्रे भी पड़ते हैं, महत्वपूर्ण 3 दर्रे पड़ते हैं। यहाँ पर इस अरावली पर्वतमाला में एक दर्रा पड़ता है जिसका नाम है गोरन घाट दर्रा। गोरन घाट दर्रा जो राजस्थान के अंदर पड़ता है अरावली पर्वतमाला में। इसी राजस्थान के अंदर एक और दर्रा पड़ता है जिसका नाम है हाथीनाल दर्रा अरावली पर्वतमाला में। और इसी अरावली पर्वतमाला में राजस्थान के अंदर एक और दर्रा पड़ता है जिसका नाम है पीपली घाट दर्रा। पीपली घाट दर्रा, हाथीनाल दर्रा और गोरन घाट दर्रा। दर्रा जिसे इंग्लिश में हम पास के नाम से जानते हैं, एक्चुअल में दर्रा होता ही क्या है? जो पहाड़ी अथवा पर्वतीय क्षेत्रों के बीच, पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्रों के बीच जो आवागमन का प्राकृतिक रास्ता होता है उसे हम दर्रे के नाम से जानते हैं। तो गोरन घाट दर्रा, हाथीनाल दर्रा, पीपली घाट दर्रा राजस्थान में अरावली पर्वतमाला में स्थित है। ध्यान रखें साथियों बहुत जबरदस्त तरीके से। इसी अरावली पर्वतमाला से कुछ नदियां निकलती हैं जिसमें से एक अपने पास में नाम आता है लूनी नदी। लूनी नदी, लूनी नदी अरावली पर्वतमाला से। बनास नदी भी निकलती है अरावली पर्वतमाला से। लूनी नदी निकलती है अरावली पर्वतमाला से, बनास नदी निकलती है अरावली पर्वतमाला से।
साबरमती नदी निकलती है अरावली पर्वतमाला से। और साखी ये राजस्थान की स्थानीय नदी साखी नदी, साबरमती नदी, बनास नदी और लूनी नदी, ये अरावली पर्वतमाला की प्रमुख नदियां हैं, महत्वपूर्ण नदियां हैं। ये ध्यान रखिएगा। लूनी तो भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो सथल से निकलती है और सथल के ऊपर ही समाप्त हो जाती है। और ये लूनी नदी जो कहां से निकलती है प्यारे साथियों, तो अजमेर के पास स्थित नाग पहाड़ से दो हिस्सों में निकलती है, सागरमती अथवा सरस्वती। तो और आगे चल के दोनों हिस्से आपस में मिल जाते हैं और यही लूनी के नाम से जानी जाती है। ये लूनी जो भारत की सबसे खारी नदी है, सबसे लवणकारी नदी है, जो गुजरात के कच्छ के रण में जाके समाप्त हो जाती है। ये लूनी जिसके ऊपर का पानी मीठा और नीचे का पानी खारा होता है, एकमात्र ऐसा कार्य करने वाली ये भारत की एक ही नदी है, ये ध्यान रखिएगा। तो प्यारे साथियों, बहुत शानदार तरीके से हमने अरावली पर्वतमाला के बारे में पढ़ा है। अब हम विंध्याचल और सतपुड़ा जो माउंटेन रेंज है उनके बारे में भी पढ़ेंगे। बहुत ही शानदार टॉपिक है, बहुत जबरदस्त टॉपिक है। आप इस टॉपिक को पूरा पढ़ें और यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को आप शेयर भी करना और आप अपने दोस्तों से बोलना कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ में जुड़े। बहुत ही शानदार तरीके से हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक बार इसको इंडिया का जो मैप है इसको तो मैं रहने देता हूँ ना, इससे तो यही समझ लेंगे, इसी से समझ लेंगे। विंध्याचल और जो सतपुड़ा माउंटेन रेंज है, अरावली के जो भी डाटा है उसको हमने हटा दिया है, अरावली से रिलेटेड जो भी डाटा उसको हमने हटा दिया है। अब हम विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वतमाला के बारे में बात करेंगे। तो एक बार मैं देखूंगा कि ये विंध्याचल जो माउंटेन रेंज है, विंध्याचल माउंटेन रेंज और जो सतपुड़ा माउंटेन रेंज है, विंध्याचल और सतपुड़ा माउंटेन रेंज है दोस्तों, इन माउंटेन रेंज का निर्माण कैसे हुआ है, विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वतमाला कौन से पर्वतों का एग्जाम्पल है, ये पर्वत कैसे बने हैं, इनका निर्माण किस प्रकार से हुआ है। तो दोस्तों, विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वतमाला एग्जाम्पल है एक बलोक पर्वत के। कौन से पर्वत के एग्जाम्पल हैं, तो आप बता देना, बलोक पर्वत का उदाहरण है। विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वतमाला दोनों ही बलोक पर्वत के उदाहरण हैं। लेकिन प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, अब अपने पास में क्वेश्चन आता है कि बलोक पर्वत बनते ही कैसे हैं, बलोक पर्वतों का निर्माण कैसे होता है, बलोक पर्वत बनते ही कैसे हैं, और ये विंध्याचल और सतपुड़ा कैसे बनी हैं। तो हमारे भूगोलवेता, हमारे जियोग्राफर्स, भूगोल से रिलेटेड जो साइंटिस्ट है, वो यदि उनका जिक्र करें, भूगोलवेता जियोग्राफर्स का जिक्र करें हम, तो भाई उन्होंने बताया कि अपने पास में एक प्लेट ए है और अपने पास में एक प्लेट बी है। दो प्लेटें हैं, एक प्लेट ए और एक प्लेट बी। जब ये दोनों प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करती है, जब दोनों प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करती है, तो आकृति कुछ इस प्रकार से बन जाती है। आकृति जैसे ही इनके अंदर खिंचाव होगा, बीच वाला हिस्सा नीचे की तरफ धंस जाएगा, और जैसे बीच वाला हिस्सा नीचे की तरफ धंसेगा, इनकी आकृति कुछ इस प्रकार से बन जाएगी दोस्तों। और बीच में धंसे हुए हिस्से को किस नाम से जाना जाता है, रिफ्ट वैली के नाम से, भरंस घाटी के नाम से। और जो साइड में ऊंचे ऊंचे हिस्से बच गए ना, यही हिस्से बलोक पर्वत के नाम से जाने जाते हैं। एक तो हमारे जियोग्राफर्स ने ये बताया था। दूसरा पॉइंट, हमारे जो भूगोलवेता थे, जियोग्राफर्स थे, उन्होंने बताया कि अपने पास में एक पहाड़ था। उन्होंने बताया कि अपने पास में एक पहाड़ था और वो पहाड़ जिसका आंतरिक हिस्सा, जिसका अंदर वाला हिस्सा, अपने पास में एक पहाड़ था और वो पहाड़ जिसका आंतरिक हिस्सा, जो अंदर वाला हिस्सा है ना, ये हिस्सा खोखला हुआ करता था, ये हिस्सा खोखला हुआ करता था। लेकिन एक बार पृथ्वी के अंदर भूकंप की स्थिति उत्पन्न हुई, एक बार पृथ्वी के अंदर भूकंप आया और जैसे ही भूकंप आया, ये आंतरिक भाग जो खोखला हुआ करता था, ये हिस्सा भर गया, क्योंकि ऊपर वाला हिस्सा नीचे की तरफ धंस गया। और जैसे ही दोस्तों ऊपर वाला हिस्सा नीचे की तरफ धंसा, इस धंसे हुए हिस्से को किस नाम से जाना गया, भरंस घाटी के नाम से, रिफ्ट वैली के नाम से। और जो साइड में जो ऊंचे ऊंचे हिस्से बच गए, यही कौन से पर्वत के उदाहरण बनते हैं, तो आप बताएंगे बलोक पर्वत के उदाहरण बनते हैं। ये तो हमारे भूगोलवेताओं ने बताया कि इस प्रकार से हुआ होगा, ना हुआ हो, ये तो उन्होंने बताया है। लेकिन दोस्तों, आपने कभी रबड़ पकड़ा होगा अपने हाथ में,
आप अपने हाथ के अंदर एक रबड़ को पकड़िएगा और रबड़ को पकड़ के आप दोनों तरफ से उसको खींचिएगा। जैसे ही आप रबड़ को खींचेंगे ना, तो जहां से आपने रबड़ पकड़ रखा है वहां से तो रबड़ मोटा होता है और जहां से खींचा हुआ है ना वो पतला होता है। पतले दसे हुए हिस्से को ही भ्रंश घाटी के नाम से जानते हैं। और जो ऊंचा ऊंचा हिस्सा जो आपने पकड़ रखा है ना, वही बलोक पर्वत का उदाहरण है। प्यारे साथियों, आपके पास में दो हाथ है, सनी देओल वाले हाथ तो नहीं होंगे आपके पास में, लेकिन आपके पास में दो हाथ है। दोनों हाथों को आपने जोड़ के रेत में टिका दिया और रेत में टिके टिके ही आप दोनों हाथों को विपरीत दिशा में लेके गए। थोड़ी दूरी चलने के बाद दोनों हाथों को आप उठाएंगे, रेत में टिके टिके लेके गए थे, दोनों हाथों को उठाएंगे तो छोटी छोटी रेत की चोटियां बन जाएगी। तो बीच में से तो आप रेत को ले गए, लेकिन वहां चोटियां बन गई। वो चोटियां ही बलोक पर्वत का एग्जाम्पल है। और बीच में से जो रेत हट गया ना, मतलब बीच वाला हिस्सा जो धस गया, वही हिस्सा दोस्तों बलोक पर्वत के नाम से जाना जाता है। सॉरी, भ्रंश घाटी के नाम से, रिफ्ट वैली के नाम से। और जो साइड में ऊंचे ऊंचे हिस्से बने हैं, वही हिस्से दोस्तों किस नाम से जाने जाते हैं? बलोक पर्वत। तो धसा हुआ बीच वाला, जैसे रेत में हाथ टिकाए, दोनों हाथों को टिके टिके दूर लेके गए, दोनों हाथ उठाए, रेत की छोटी छोटी चोटियां बन गई, वो बलोक पर्वत है। और बीच में से रेत हट गया, बीच वाला हिस्सा नीचे की तरफ धस गया, वही हिस्सा भ्रंश घाटी, रिफ्ट वैली के नाम से जाना जाता है। तो प्यारे साथियों, कभी भी आप कहीं भी देखेंगे तो आपको एक बलोक पर्वत नहीं मिलेगा, दो मिलेंगे, और बीच में भ्रंश घाटी में मिलेगी, ये भी कन्फर्म है। कभी आप किसी देश में पढ़ रहे हो कि भारत में तो सिर्फ एक ही बलोक पर्वत है, एक बलोक पर्वत मिलेगा ही नहीं, क्योंकि इनका निर्माण ही इस प्रकार से होता है, दो तो मिलेंगे ही मिलेंगे साथ में। और बीच में से कौन सी घाटी मिलेगी? भ्रंश घाटी मिलेगी, रिफ्ट वैली मिलेगी, भ्रंश घाटी, रिफ्ट वैली। तो सबसे पहले आज हम एक बलोक पर्वत, जिसमें अपने पास में एक पर्वत का नाम आता है, जिसमें अपने पास में नाम आता है साथियों, एक यहां पर अपने पास में पर्वत पड़ता है, जिसका नाम क्या है? तो आप बता देना दोस्तों, विंध्याचल पर्वतमाला है, विंध्याचल माउंटेन रेंज। इस विंध्याचल पर्वतमाला का जिक्र करें तो दोस्तों, इस विंध्याचल पर्वतमाला की लंबाई लगभग 1200 किलोमीटर है। और ये विंध्याचल जो पर्वतमाला है, जिसकी लंबाई तो हमने देखा है कितना किलोमीटर है, 1200 किलोमीटर जिसकी लंबाई है। ये विंध्याचल पर्वतमाला जो कौन से पर्वत का एग्जाम्पल है? तो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ बलोक माउंटेन। यह एक बलोक पर्वत है। और विंध्याचल पर्वतमाला की औसत ऊंचाई का जिक्र करें, औसत ऊंचाई तो 450 से लेके 600 मीटर इसकी औसत ऊंचाई। विंध्याचल पर्वतमाला जो गुजरात से शुरू होता है और जो झारखंड तक फैला है, विंध्याचल पर्वतमाला जो गुजरात से शुरू होता है, गुजरात से शुरू होता है, और विंध्याचल पर्वतमाला जो झारखंड तक फैला है। विंध्याचल पर्वतमाला जो एक बलोक पर्वत है, जिसकी लंबाई लगभग 1200 किलोमीटर है, जो जिसकी औसत ऊंचाई लगभग 450 से 600 मीटर जिसकी औसत ऊंचाई है। और वो विंध्याचल पर्वतमाला जिसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना गया है। तो आप एक बार देखिएगा, एक्चुअल में विंध्याचल पर्वतमाला की जो पहाड़ियां गुजरात में फैली है, विंध्याचल पर्वतमाला की वो पहाड़ियां जो गुजरात में फैली है, उन्हें गुजरात हिल्स के नाम से अथवा गिरनार हिल्स के नाम से, गिरनार पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। विंध्याचल पर्वतमाला की वो पहाड़ियां जो भाई साहब मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैली है, मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में फैली है। विंध्याचल पर्वतमाला की वो पहाड़ियां जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैली है, उन पहाड़ियों को अपन किस नाम से जानते हैं? तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में जो पहाड़ियां फैली हैं, उनको हम भारनेर पहाड़ियों के नाम से, भारनेर पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। प्यारे साथियों, विंध्याचल की वो पहाड़ियां जो उत्तर प्रदेश और बिहार में फैली है, उत्तर प्रदेश और बिहार में फैली है, उन पहाड़ियों को हम कैमूर पहाड़ियों के नाम से जानते हैं, कैमूर हिल्स के नाम से, कैमूर पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। और दोस्तों, विंध्याचल पर्वतमाला की वो पहाड़ियां जो झारखंड में फैली है, इन पहाड़ियों को हम पारसनाथ पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखना, बड़ा शानदार क्वेश्चन है कि विंध्याचल की वो पहाड़ियां जो झारखंड में फैली है वो पारसनाथ हिल्स है। विंध्याचल की वो पहाड़ियां जो यूपी बिहार में है, कैमूर हिल्स है। विंध्याचल की वो पहाड़ियां जो मध्य प्रदेश और यूपी में हैं, उन्हें हम भारनेर हिल्स के नाम से जानते हैं। और विंध्याचल की वो पहाड़ियां जो गुजरात में हैं, उन्हें हम गुजरात हिल्स अथवा गिरनार हिल्स के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, याद रखिएगा।
उसके बाद में अपने पास में नाम आता है विंध्याचल का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। तो विंध्याचल पर्वतमाला का जो हाईएस्ट पीक है, सर्वोच्च शिखर है, उसका नाम अमरकंटक है। ये विंध्याचल पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर है अमरकंटक। और इस अमरकंटक की ऊंचाई कितना है? 1048 मीटर इसकी ऊंचाई है। विंध्याचल पर्वतमाला का हाईएस्ट पीक पूछे, सर्वोच्च शिखर पूछे, तो आप बताएंगे अमरकंटक। अमरकंटक जिसका ऊंचाई कितना है? 1048 मीटर जिसका ऊंचाई है। इस अमरकंटक के पास से 3 महत्वपूर्ण नदियां निकलती है। एक सोन नदी जो गंगा की सहायक है, एक नर्मदा नदी जो पूर्व से पश्चिम बहने वाली दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, और एक इसके पास से महानदी निकलती है जिसके ऊपर विश्व का सबसे लंबा बांध, जिसका नाम हीराकुंड बांध है, वो उस नदी के ऊपर स्थित है। तो दोस्तों उत्तर भारत को नॉर्थ इंडिया को, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाली, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाली जो पर्वतमाला है ना, वो पर्वतमाला कौन सी है? तो आप बता देना विंध्याचल पर्वतमाला है। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाली जो पर्वतमाला है वो दोस्तों कौन सी पर्वतमाला है? विंध्याचल पर्वतमाला है, जो नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया से अलग करती है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। भारत की प्रसिद्ध हीरे की खान, भारत की प्रसिद्ध हीरे की खान पन्ना व गोलकुंडा, भारत की प्रसिद्ध हीरे की खान पन्ना व गोलकुंडा कौन सी पर्वतमाला में स्थित है? तो आप बता देना भारत की प्रसिद्ध पन्ना व गोलकुंडा जो हीरे की खान है ना, पन्ना व गोलकुंडा प्रसिद्ध हीरे की खान है, वो विंध्याचल पर्वतमाला में ही स्थित है। भारत की प्रसिद्ध हीरे की खान, एक बार साफ कर रहा हूं दोस्तों, भारत की प्रसिद्ध हीरे की जो खान है पन्ना व गोलकुंडा, वो कौन सी पर्वतमाला में स्थित है? तो आप बता देना दोस्तों कौन सी पर्वतमाला में स्थित है? तो विंध्याचल पर्वतमाला में स्थित है। पन्ना टाइगर रिजर्व भी पड़ता है, पन्ना टाइगर रिजर्व पड़ता है वो मध्य प्रदेश में, और पन्ना जो हीरे की खान है वो भी मध्य प्रदेश में ही है। लेकिन यहां पर प्यारे साथियों आपने देखा होगा अपने पास में अरावली पर्वतमाला, यहां पर अपने पास में ये विंध्याचल पर्वतमाला। अरावली और विंध्याचल के बीच का जो ये क्षेत्र है, अरावली पर्वतमाला और विंध्याचल पर्वतमाला के बीच का ये वाला जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? तो आप बता देना ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट के नाम से। ग्रेट बाउंड्री जो फॉल्ट है ना, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है, उसके नाम से ये क्षेत्र जाना जाता है, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट के नाम से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में अपने पास में नाम आता है सतपुड़ा माउंटेन रेंज, सतपुड़ा पर्वतमाला। बहुत शानदार क्वेश्चन है। ऐसा बताया जाता है सतपुड़ा पर्वतमाला की 7 श्रेणियां थी, जिसके कारण इसका नाम सप्तपुत्र था, और उसी सप्तपुत्र से इसका नाम सतपुड़ा पर्वतमाला हुआ है। सतपुड़ा पर्वतमाला का जिक्र करें तो विंध्याचल पर्वतमाला के दक्षिण में, विंध्याचल पर्वतमाला के दक्षिण में यहां पर एक पर्वतमाला फैली है जिसका नाम क्या है लाडलो? तो सतपुड़ा पर्वतमाला है, सतपुड़ा माउंटेन रेंज है। पहला क्वेश्चन बनेगा कि ये सतपुड़ा पर्वतमाला कौन से पर्वत का एग्जाम्पल है? तो दोस्तों आप बता देना सतपुड़ा पर्वतमाला एक बलोक पर्वत का उदाहरण है, एक बलोक माउंटेन का एग्जाम्पल है सतपुड़ा जो माउंटेन रेंज है वो। लेकिन सतपुड़ा पर्वतमाला की लंबाई पूछे तो सतपुड़ा पर्वतमाला की लंबाई 1100 किलोमीटर है। इसके ऊपर अपने पास में विंध्याचल पड़ता है, विंध्याचल पर्वतमाला की लंबाई 1200 किलोमीटर, सतपुड़ा पर्वतमाला की लंबाई लगभग 1100 किलोमीटर है, जो एक बलोक पर्वत का उदाहरण है। विंध्याचल पर्वतमाला के बराबर, विंध्याचल पर्वतमाला के पैरेलल में जो पर्वत बना है वही पर्वत सतपुड़ा पर्वत के नाम से जाना जाता है। और बीच में आप ये जो क्षेत्र देख रहे हो, इस क्षेत्र को अपन किस नाम से जानते हैं? बरंस घाटी के नाम से, रिफ्ट वैली के नाम से। और ये दोनों ही पर्वत अपने पास में कौन से पर्वत के एग्जाम्पल है? बलोक पर्वत के एग्जाम्पल है। ध्यान रखिएगा, जो अपने पास में बलोक माउंटेन है उसके एग्जाम्पल है। लेकिन सतपुड़ा पर्वतमाला को दोस्तों 3 हिस्सों में बांटा गया है। एक्चुअल में सतपुड़ा पर्वतमाला का जो पश्चिमी हिस्सा है, पश्चिमी हिस्सा, इसको किस नाम से जानते हैं? राजपीपला हिल्स के नाम से, राजपीपला पहाड़ियों के नाम से। सतपुड़ा पर्वतमाला का जो वेस्टर्न हिस्सा है, वेस्टर्न पार्ट है, वो किस नाम से जाना जाता है? राजपीपला हिल्स के नाम से।
सतपुड़ा पर्वतमाला का जो मिड वाला हिस्सा है, मध्य वाला हिस्सा है, ये किस नाम से जाना जाता है? महादेव हिल्स के नाम से, महादेव पहाड़ियों के नाम से। और सतपुड़ा पर्वतमाला का दोस्तों जो पूर्वी हिस्सा है ना, पूर्वी हिस्सा, वो किस नाम से जाना जाता है? तो राजमहल पहाड़ियों के नाम से, राजमहल हिल्स के नाम से। देखो कितना शानदार, कितना जबरदस्त पर्सन है। सतपुड़ा पर्वतमाला का जो पूर्व वाला हिस्सा है, पूर्वी हिस्सा है, ईस्टर्न पार्ट है, वो राजमहल पहाड़ियों के नाम से। सतपुड़ा पर्वतमाला का जो मध्य वाला हिस्सा है वो महादेव पहाड़ियों के नाम से। सतपुड़ा पर्वतमाला का जो वेस्टर्न पार्ट है, पश्चिमी हिस्सा है, वो किस नाम से जाना जाता है? राजपीपला पहाड़ियों के नाम से, राजपीपला पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। बहुत जबरदस्त तरीके से राजपीपला। अब अपने पास में दोस्तों क्वेश्चन आता है, सतपुड़ा पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? सतपुड़ा जो माउंटेन रेंज है उसका हाईएस्ट पीक कौन सा है? सतपुड़ा पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर जिसका नाम धूपगढ़ी है, धूपगढ़ी। और इस धूपगढ़ी की ऊंचाई कितना है? 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है। सतपुड़ा पर्वतमाला का जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम तो धूपगढ़ी है, लेकिन इसकी ऊंचाई 1350 मीटर है, 1350 मीटर है। लेकिन सतपुड़ा का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ी कहां पर स्थित है? तो लाडलो आप बता देना, मध्य प्रदेश में स्थित है। और मध्य प्रदेश में कौन सी पहाड़ियों में स्थित है? महादेव पहाड़ियों में स्थित है, महादेव पहाड़ियों में। उसके बाद में दोस्तों क्वेश्चन आता है, सतपुड़ा पर्वतमाला का या मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन, सतपुड़ा पर्वतमाला का या मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन, सतपुड़ा पर्वतमाला अथवा मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन जिसका नाम है पंचमढ़ी। पंचमढ़ी जो हिल स्टेशन है ना, पंचमढ़ी हिल स्टेशन, वो कहां पर पड़ता है? मध्य प्रदेश में। कौन सी पहाड़ियों में पड़ता है? महादेव पहाड़ियों में। प्यारे साथियों, एक्चुअल में ये हिल स्टेशन होता ही क्या है? अरे हिल स्टेशन मतलब मनोरम पहाड़ी इलाका, मनोरम पहाड़ी इलाके को ही हम हिल स्टेशन के नाम से जानते हैं। और एक पंचमढ़ी हिल स्टेशन है जो मध्य प्रदेश में है, जो महादेव पहाड़ियों में, सॉरी। उसके बाद में देखो, आप यहां पर क्या देख रहे हो? सतपुड़ा पर विंध्याचल पर्वतमाला और सतपुड़ा पर्वतमाला आपस में मिली हुई है। तो सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वतमाला आपस में कौन से पहाड़ के माध्यम से मिलती है? तो आप बता देना, या कौन से पर्वत के माध्यम से मिलती है? तो मैकाल पर्वत अथवा मैकाल पहाड़ के माध्यम से, मैकाल पर्वत अथवा मैकाल पहाड़ के माध्यम से आपस में मिलती है विंध्याचल और कौन सी पर्वतमाला? तो आप बता देना दोस्तों, सतपुड़ा पर्वतमाला। दोनों ही पर्वत कौन से पर्वत के एग्जाम्पल है? ब्लॉक माउंटेन के एग्जाम्पल है। उसके बाद में अपने साथ में बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आता है अपने पास में, ये जो सतपुड़ा पर्वतमाला है ना, इस पर्वतमाला का वर्णन, सतपुड़ा पर्वतमाला का वर्णन विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य में भी मिलता है। अरे विश्व का सबसे बड़ा जो महाकाव्य है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य मतलब महाभारत, और इस सतपुड़ा पर्वतमाला का वर्णन मिलता है महाभारत में। और महाभारत में इस सतपुड़ा पर्वत के बारे में बताया जाता है कि ये जो सतपुड़ा पर्वत है ना, इसके बारे में महाभारत में लिखा है कि यह नर्मदा और तापी नदी के बीच स्थित है। नर्मदा और कौन सी नदी के बीच स्थित है? तो आप बता देना दोस्तों, नर्मदा और तापी नदी के बीच स्थित है। ये बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ये प्रश्न याद रखिएगा। महाभारत में भी सतपुड़ा पर्वतमाला का वर्णन मिलता है और इसके बारे में बताया जाता है कि ये सतपुड़ा पर्वतमाला जो महाभारत के अकॉर्डिंग नर्मदा व तापी नदी के बीच स्थित है। दक्षिण भारत की बड़ी नदियां हैं नर्मदा और तापी। नर्मदा और तापी दक्षिण भारत की बड़ी नदियां हैं जो पूर्व से पश्चिम बहती हुई अपना पानी अरेबियन सी, अरब सागर में गिराती है। तो प्यारे दोस्तों, मैं आपसे बता दूं कि इस वीडियो में हमने विशेष रूप से अरावली पर्वतमाला के बारे में पढ़ा है। अरावली पर्वतमाला कौन से पर्वत का एग्जाम्पल है, कहाँ कहाँ पर किस किस नाम से जानते हैं, अरावली का सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है, कहाँ पर स्थित है, कौन कौन से स्टेट में अरावली पर्वतमाला फैली है। उसके बाद में हमने विंध्याचल पर्वतमाला के बारे में पढ़ा है कि विंध्याचल पर्वतमाला को कौन कौन से स्टेट में किस किस नाम से जानते हैं, कौन से पर्वत का एग्जाम्पल है, लंबाई कितना है, एवरेज हाइट कितना है, सर्वोच्च शिखर कौन सा है। उसके बाद में हमने दोस्तों सतपुड़ा पर्वतमाला के बारे में जाना है जो एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है
और हमने बताया कि सतपुड़ा पर्वतमाला को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है और कौन से हिस्से को किस किस नाम से जानते हैं, कहाँ कहाँ जानते हैं, क्यों क्यों जानते हैं और इसका क्या क्या पॉइंट है, वो सारे पॉइंट हमने आपके सामने खोल के रखे हैं। तो प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरे से प्रॉमिस करो, वादा करो कि इस वीडियो को हम एक स्टडी ग्रुप में तो ज़रूर करेंगे ही करेंगे। तो आप मेरे साथ में बने रहना। बहुत ज़बरदस्त तरीके से हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे, बहुत शानदार तरीके से ज्योग्राफी की क्लासें हमारे यहाँ पर चलेगी। इस बैच को आप भी जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें और आप अपने दोस्तों के पास में वीडियो का लिंक वगैरह शेयर करें, वीडियो शेयर करें, भेजें और वो बोले कि हमारे साथ में जुड़े, क्योंकि ये ज़बरदस्त वीडियो होगी। और आपने हमारे लेक्चर देखे भी होंगे, बिना किसी बकवास बाजी के सारे लेक्चर बहुत शानदार होते हैं। तो ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है, समझदार को इशारा ही काफ़ी है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।